वेलकम बैक 6 क्लास। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी। बच्चों, आपने ये पढ़ा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। हमारे आसपास सराउंडिंग जो भी वातावरण, जो भी नेचर है, वो जो है क्या होता है, एनवायरनमेंट। आई होप यू हैव ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। ये मैंने आपको दिया था बच्चों बनाने के लिए, है ना। कुछ एनवायरनमेंट जो है नेचुरल होता है, कुछ ह्यूमन मेड होता है और कुछ स्वयं ह्यूमन होता है। यही एनवायरनमेंट होता है जो कि बायोटिक, अबायोटिक, है ना। जो नेचुरल होता है एनवायरनमेंट, उसमें बायोटिक, अबायोटिक होता है। अब नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों कौन कौन से एनवायरनमेंट आते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ। आपको पहले मैंने आपको डेफिनेशन सहित करा भी दिया था, बट आप दोबारा समझ लीजिए कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फियर, है ना। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है आपका लिथोस्फियर, ये भी आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है बच्चों। लिथोस्फियर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फियर, इनकी डेफिनेशन मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ। लिथोस्फियर होता है बच्चों ज़मीन का पार्ट, जो कि हमारे छोटे छोटे जो है सोइल के कण होते हैं, उनको लिथोस्फियर कहते हैं। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं, प्लेट्यूज हो सकते हैं, माउंटेन्स बड़े बड़े हो सकते हैं। ये लैंड फॉर्म का जो ऊपरी भाग है, किसी भी ज़मीन का ऊपरी भाग जो है उसे लिथोस्फियर कहते हैं। जहाँ पर हम रह रहे हैं, है ना, मिट्टी है, वहाँ पे ग्रो होती है फसल, ये सब सेटलमेंट जो है लिथोस्फियर पे ही जीवन हमारा जो है निर्भर है। जैसे वैलीज हैं, है ना, प्लेन्स एरिया, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, और पहाड़ों पे जाके जो ज़मीन है ना, जो सख्त भाग है ज़मीन का, लेयर है ज़मीन की, वो लिथोस्फियर है। सोइल एरिया है जो ऊपर का, इसको हम जो छोटे छोटे क्रस्ट होते हैं ना, सॉलिड क्रस्ट होते हैं, जो कि सख्त पार्ट होता है ज़मीन का, वो लिथोस्फियर कहलाता है। और ये देखिए लिथोस्फियर ज़मीनी पार्ट जो है, ये लिथोस्फियर है। इतना आप देखा ना आपने, इसमें रोड वगैरह बने हुए हैं, घर बने हुए हैं जिसमें हम रहते हैं, पेड़ पौधे, है ना, जहाँ एग्रीकल्चर वगैरह सब होती है, ये लिथोस्फियर के अंदर आता है। अब आगे देखिए, ये आगे है हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर क्या होता है बच्चों, जो कि पानी का एरिया, हमारे जो रिवर्स हैं और जो लेक हैं, जो समुद्र है, ये जितना भी पानी का एरिया है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, ये लिथोस्फियर बोलते हैं इनको। लिथोस्फियर देखिए, सॉरी, हाइड्रोस्फियर बोलते हैं, नहीं, ये ओशंस है, सीज है, लेक, रिवर्स, है ना, जो भी जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं सागर वगैरह में, सागर का एरिया, पानी का एरिया जितना भी ज़मीन पर विद्यमान है, उसको हाइड्रोस्फियर बोलते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारे गैस हैं, वातावरण में उपलब्ध गैसेज हैं, और जो ग्रेविटेशनल सिस्टम है, जो हमारा पृथ्वी का जो चुंबकीय सिस्टम है, ये सब जो है एटमॉस्फेयर है। हमारे आसपास जो हवाएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और भी जो रेज हैं सन के द्वारा जो आती हैं, वो हार्मफुल रेज हमारे एटमॉस्फेयर जिसको सुरक्षित करता है और हम तक नहीं पहुंचने देता है। ये हमारा आसपास की गैसेज जो है, जो हमारे ब्लैंकेट का काम करती हैं, हमारे कंबल का काम करती हैं, जो कि सन की रेजेस को आने से रोक लेती हैं, हार्मफुल रेजेस को आने से, उनकी किरणें आने से। सिर्फ उसमें से छन के धूप ऐसी आती है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। बायोस्फीयर बोलते हैं बच्चों जो प्लांटेशन एरिया है, जो कि हरियाली वाला एरिया है, उसको प्लांटेशन और एनिमल्स किंगडम, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांटेशन एरिया जो जीवित वस्तुएं जहाँ रहती है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये सब देखा आपने, जो ज़मीन का पार्ट है और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बोलेंगे इसको, जो कि पृथ्वी पर निर्भर है, पृथ्वी पे हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है।
व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम देखना है बच्चों, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखिए, पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। means जो भी पृथ्वी पर जो इकोसिस्टम जो एक दूसरे पर निर्भर है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु जो हैं उनकी जीविका एक दूसरे पर निर्भर करती है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। मीन्स जैसे कि हमारे इकोसिस्टम का आपको बच्चों ये दिखाती हूँ, ये इकोसिस्टम है, एक छोटे से जैसे तालाब है, ये पानी है, या आसपास जो है हिरण वगैरह चर रहे हैं, है ना, ग्रेजिंग कर रहे हैं, गाय हैं, ये पेड़ पौधे हैं। मीन्स इसमें आप देखिए ये पानी है, पानी हमारा सूखता है जो है नेचर की विधि से, इससे धूप वगैरह डलती है इस पर, जब सूख के आसमान में जाता है और फिर ये बारिश बन जाता है, जो कि पेड़ पौधों के द्वारा जो है फिर बारिश के रूप में फिर दोबारा से पृथ्वी पर आता है। और इस बारिश के द्वारा ही प्लांटेशन जो है हमारे बन पाते हैं। प्लांटेशन से हरियाली जो ज़मीन पर हो पाती है, उस हरियाली की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से जो जीव जंतु हैं उनको खाना प्राप्त होता है, ये ग्रेजिंग कर रहे हैं जैसे। और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। तो यही इकोसिस्टम है बच्चों, जो कि जल, प्लांटेशंस, बारिश, इन सब के द्वारा जो है जीवन उपयुक्त बनाता है हमारे पृथ्वी पर। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था बच्चों, जिसमें बहुत पहले हुआ करता था, जिसमें कि जो गुड्स हैं वो एक दूसरे के एक्सचेंज में ली जाती थी, ना कि कोई मनी देकर। कोई पैसे का उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ, तो बार्टर सिस्टम चलता था। जैसे किसी ने मूंग की दाल ले ली और बदले में अरहर की दाल किसी के यहाँ उत्पन्न हो रही है, तो वो बदल के एक दूसरे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बदल लेते थे। तो अब देखिए बच्चों, इससे आगे की स्टोरी एक है, हम आपको सुनाते हैं कि इकोसिस्टम के ऊपर। हीरा से इज नॉट जस्ट कैमल्स इफ़ यू विजिट आवर, यहाँ से स्टार्ट है बच्चों, यहाँ से देखेंगे हम। मैंने आपको इस यहाँ से दिखाया इकोसिस्टम, ये है ना। एट एन एनसीसी कैंप that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminded me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." जब एक बार एनसीसी कैंप में जो है रवि की क्लास की एक क्लासमेट थी जैसी, वो देख के बहुत एकदम बहुत अचंभित हो रही थी, कितनी हैवी रेनफॉल हो रही है। हमारे केरला में आप आके देखें तो ऐसी ही हैवी रेनफॉल होती है, और वहाँ पर प्लांटेशंस में जो है ऐसे लगातार बारिश होती रहती है। केरल की बारिश देखने लायक है। रवि कहता है कि तुमने हमारे केरल में आके नहीं देखा, वहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वो जैसलमेर राजस्थान के एक एरिया से हीरा बच्चा था, जो वो वहाँ से बिलोंग करता था। वो एकदम से अचंभित होता है, अच्छा इतनी भारी बारिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत दूर तक जो है मट्टी उड़ती हुई नज़र आती है, कीकर के वृक्ष नज़र आते हैं, और ज़्यादा मतलब पशु पक्षियों में तो सिर्फ कैमल ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो कुछ एरियाज़ बच्चों, ये इकोसिस्टम का ही फ़र्क है कि जहाँ पर ज़्यादा हरियाली, ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं होता, तो वहाँ का इकोसिस्टम भी ऐसा नहीं होता है कि हरियाली वाला हो और उपजाऊ शक्ति वाला हो ज़मीन की। तो इकोसिस्टम भी जहाँ पर जो है अलग अलग ज़मीन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। पहाड़ी एरिया जहाँ पास होते हैं, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है ना। और जहाँ पर प्लेन्स होते हैं, प्लेन में बारिश कम होती है, वहाँ पर भी हरियाली जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और जिससे और ज़्यादा हरियाली हो जाती है, वेजिटेशंस हो जाते हैं। तो हीरा से कहता है कैमल्स वगैरह हमारी तरफ सूखा ही सूखा नज़र आता है। कैमल के अलावा जो है स्नेक्स, लिजर्ड और
मैंने ऐसे कोई कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सूखा एरिया होने की वजह से। तो रवि एकदम वंडर रह जाता है, एकदम हैरान रह जाता है कि ऐसे भी प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग जीव जंतु अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। हाँ बच्चों, प्लेस के अकॉर्डिंग, उनके रहने सहने के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, जो टीचर ने जवाब दिया। All plants, animal, human beings depend on their immediate surrounding। जो अपनी सराउंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हर एक कोई एनिमल्स प्लांटेशन वगैरह निर्भर करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। कोई भी ज़्यादा जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिलेशन आपस में कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो उनका जीविका उस क्षेत्र में उपलब्ध हो पाती है ना। जैसे ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम द एन इकोसिस्टम है ये। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेंस लेक रिवर ओशंस इवन स्मॉल पॉन्ड। इकोसिस्टम किस किस बीच हो सकता है, पेड़ पौधों के बीच में, और जो घास का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, रिवर्स है, ओशन है, इनके बीच में इकोसिस्टम हो सकता है। तो आप क्या समझ सकते हैं बच्चों, ये बात सही है। हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि इकोसिस्टम कुछ ही किसी भी बीच में हो सकता है। Human environment, human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early human adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life, fulfilled requirements from the nature, and them with time needs grew, became more varied. Human learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domestic animals leads to। तो बच्चों आपने देखा ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है, शुरू में लोग जो हैं ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, वो लोग रिवर के किनारे आके रहने लग गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह पे निर्भर होना शुरू किया, है ना। पेड़ पौधे उगाने शुरू हो गए, वन बनने शुरू हो गए, वन से जो है फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, और इस तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनने लग गए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हमारा जो है आगे जॉब एरिया बढ़ने लग गया। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम बढ़ते बढ़ते जो है एनवायरनमेंट से ह्यूमन जो मैन मेड जो हमारा इकोसिस्टम था उस पर निर्भर हो गया, जो कि मैन मेड एनवायरनमेंट हमारा आसपास जो कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इस तरह का इकोसिस्टम हमारे पास तैयार हो गया। और उस तरह से जो है जो नेचर से प्राप्त जो इकोसिस्टम है उसमें भी कुछ फ़र्क आया, नेचर से प्राप्त एनवायरनमेंट है उसमें भी कुछ चेंजेस आए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है और कि किस तरह से एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। और ये आपको बच्चों मैंने आपको 2 डायग्राम दिए हैं। आई होप यू हैव ड्रॉन इन योर नोटबुक। तो और अगर आपने नहीं किए हैं तो आप इनको ड्रॉ करिएगा। तो मैंने आज बताया आपको, ये ड्रॉ करिएगा। और एक और ये जो है हमारा डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के डोमेन्स है, और ये वाला आपने कर लिया होगा। इसकी एक्सरसाइज बच्चों मैं आपको कल कराऊंगी। कि गुड डे बच्चों।